Hello students, welcome to the online class. This is the first part of the chapter, human reproduction. In this part, we are going to cover all these topics. First of all, phases of human reproduction, then formation of male reproductive organ, then testes, then TS of seminiferous tubule, then epididymis, and lastly, male reproductive system. Okay, so let's start with the first slide, that is phases of human reproduction. The whole process of human reproduction is divided into 10 subphases. The first one is called as gametogenesis. सबसे पहले जो फेज होता है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन. ओके, तो मेल और फीमेल आपके दोनों की हेल्प से ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है. तो मेल में जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल के गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल के गैमेट्स को हम कहते हैं एग. ठीक है, तो मेल का जो सेक्सुअल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टीज एंड द फीमेल सेक्सुअल पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरीज. ओके, तो टेस्टीज के अंदर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ओवरी के अंदर में एग का फॉर्मेशन होता है. दिस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. इसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. और स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और एग के फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis. ओके, आई रिपीट अगेन, मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. मेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है टेस्टीज, उसमें आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एज अ गैमेट, और स्पर्म के फॉर्मेशन को के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, एंड फीमेल में जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज ओवरी. ओवरी के अंदर में एग का फॉर्मेशन होता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis. ओके, एंड टुगेदर इट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है मेल और फीमेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन. देन द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. सेकेंड स्टेप क्या होता है, इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मतलब इंसर्ट, इंसेमिनेट करना. ओके, सो द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. मेल की बॉडी से उसके स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल की बॉडी तक में करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन. ओके, द थर्ड वन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. ओके, द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज क्लीवेज. ओके, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, या तो आप ब्लास्टुलेशन कह सकते हैं या फिर आप इसे क्लीवेज भी कह सकते हैं. दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज और डिवीजन. ओके, इसे भी हम डिवीजन या क्लीवेज भी कहते हैं इस स्टेप को. ओके, सो इन दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या होता है, आपके ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है. इसमें क्या होता है आपका, द फॉर्मेशन जो आपका जाइगोट होता है, इसमें जाइगोट में डिवीजन होता है टू फॉर्म मोरूला. मोरूला का फॉर्मेशन होता है इसमें. ओके, एंड मोरूला के फॉर्मेशन के बाद में इसके पूरे चारों तरफ में ब्लास्टोसिस्ट, एक सिस्ट फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, तो ब्लास्टुलेशन या डिवीजन या क्लीवेज में क्या करते हैं हम, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होकर के मोरूला में चेंज हो जाता है, एंड मोरूला के चारों तरफ में एक सिस्ट फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट. ओके, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में क्या होता है, आपका जो ब्लास्टुला, जो हमने अभी ब्लास्टुला फॉर्म किया है, उस ब्लास्टुला को क्या करते हैं, यूटेराइन वॉल के साथ में प्लांट कर देते हैं, यानी यूटेराइन वॉल के साथ में जोड़ देते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन में क्या होता है, आपका जो जाइगोट होता है, जो ब्लास्टुला होता है, उसको क्या होता है, उसमें हम नरिशमेंट्स, फूड, ये सब चीज़ें प्लेसेंटा के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. ब्लड, जो भी मदर के पास में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी का, उसके नरिशमेंट्स, उसका फूड, सभी चीज़, उसकी वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना बॉडी से, वो सब कहाँ से होगा, प्लेसेंटेशन के थ्रू होगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, आपके 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना, द 3 जर्म लेयर्स आर कॉल्ड एज एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. यू मस्ट बी नोइंग दीज 3 जर्म लेयर्स. ये क्या होती है, 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, जो कि आपकी एक्टोडर्म होती हैं, जो कि आउटर स्ट्रक्चर डेवलप करती है, मीजोडर्म इनर स्ट्रक्चर, और एंडोडर्म जो होते हैं वो अंदर के ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं बॉडी के. ठीक है, द नेक्स्ट इज ऑर्गेनोजेनेसिस. अब जब सारे पार्ट्स डेवलप होना है तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है. इन्हीं जर्म लेयर्स के कारण जो 3 जर्म लेयर्स पहले डेवलप्ड हुई हैं
उन्हीं तीनों जर्म लेयर से क्या होते हैं, आपके ऑर्गन्स जो होते हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन द लास्ट वन इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो बॉडी से, मदर की बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर आता है, एक्सपेल आउट होता है। सो एक्सपेलिंग आउट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। एंड आफ्टर दैट जो प्रोसेस होता है वो लैक्टेशन का होता है, यानी बेबी को, जो बेबी अब बाहर आ गया है उसको क्या करते हैं, उसको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज lactation process. Okay, so these were the phases of human reproduction. The next, now we'll start with the introduction of male reproductive organ. अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम टेस्टिस कहते हैं वो किस तरीके से आपका डेवलप होता है, किस जगह डेवलप होता है, विल सी अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्रॉटम सैक। इस डायग्राम को हम कहते हैं स्क्रॉटम सैक। यू ऑल कैन सी द फिगर, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रॉटम सैक कहते हैं, ठीक है। स्क्रॉटम सैक जो होता है आपका एक बैग लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो एब्डोमिनल कैविटी जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ जस्ट प्रेजेंट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कितना होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, ओके। सो इसके अंदर में इस पाउच के अंदर, इस बैक सैक के अंदर में क्या होता है, आपके टेस्टिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्क्रॉटम सैक की जो मसल होती है बहुत ज़्यादा लूज मसल होती है एंड दैट मसल इज कॉल्ड एज डार्टोस मसल। इसे हम क्या कहते हैं, डार्टोस मसल कहते हैं। तो ये जो आपका स्क्रॉटम सैक है इसकी मसल्स को हम क्या कहते हैं, डार्टोस मसल, जो कि बहुत ज़्यादा इलास्टिक इन नेचर होती है, बहुत लूज होती है, ओके। स्क्रॉटम सैक के जस्ट ऊपर में आपके 2 पाइप लाइक, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों पाइप्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इस जो आपके स्क्रॉटम सैक के पास वाली है इसे हम कहते हैं इंग्यूनल कैनाल, और जो इसके ऊपर, इसके साइड में जो ऊपर की तरफ में, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कैनाल। इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कैनाल कहते हैं, ठीक है ना। इंग्यूनल कैनाल से क्या होता है, आपके जो टेस्टीज जो थी वो क्या है, वो अंदर की तरफ में स्क्रॉटम सैक के अंदर आती हैं, और स्पर्मेटिक कैनाल से क्या होता है कि आपके जो टेस्टीज के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्पर्मेटिक कैनाल से बाहर की तरफ में जाती हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि टेस्टीज जो होती हैं वो स्टार्टिंग से स्क्रॉटम सैक के अंदर में नहीं होती हैं, ठीक है। जब मदर की वोम में बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो टेस्टीज जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एज सून एज द इट शोज, जैसे ही आपका पता चलता है कि द जाइगोट इज मेल, जाइगोट क्या है, मेल, यानी सेक्स का पता, सेक्स फॉर्मेशन होता है, तो उस समय टेस्टीज क्या होती हैं, आपके स्क्रॉटम सैक में आकर के बैठ जाती हैं, ठीक है ना। स्क्रॉटम सैक के अंदर में आकर के बैठ जाती है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में आकर के टेस्टीज आपकी बैठ जाती है, ठीक है। सो दोनों इंग्यूनल कैनाल से टेस्टीज जो होती हैं वो दोनों पाउच में आकर के आपके फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। ये दोनों पाउच जो होते हैं बीच में एक सेप्टा से डिवाइडेड होते हैं, दैट सेप्टा इज कॉल्ड एज स्क्रॉटल सेप्टा। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉटल सेप्टा कहते हैं, ठीक है। जो स्क्रॉटम सैक है, ये जो आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रॉटम सैक कह रहे हैं, इसके अंदर में क्या होता है, एक कैविटी डेवलप होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज वेजाइनल कैविटी। इसे हम क्या कहते हैं, वेजाइनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इस वेजाइनल कैविटी के अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोसील। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टेस्टीज इसके अंदर में आकर के फिक्स होती हैं, तो ये अपनी जगह से वापस बैक ना चली जाएं या वापस इधर उधर ना हिलें, तो इसके लिए क्या होते हैं, इनको एक मसल्स के, तो एक छोटे से फाइबर लाइक मसल्स के थ्रू, यू कैन सी वही है, मसल से अटैच्ड है, एक फिक्स कर दी गई है, दैट इज कॉल्ड एज ग्यूबरनैक्यूलम। इस मसल को हम क्या कहते हैं, ग्यूबरनैक्यूलम कहते हैं, ओके। सो ये टेस्टिस जो होती हैं आपके डबल लेयर स्ट्रक्चर होती हैं,
जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है, जब बाहर वाला जो ये ब्लू कलर का आप लाइन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये आउटर लेयर होती है टेस्टिस की। जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। क्या कहते हैं हम इसे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं, ठीक है। सो हियर द टेस्टिस जो होती हैं वो किस जगह प्रेजेंट होती हैं? आपके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेल की बॉडी का कोई पार्ट नहीं होता, एब्डोमिनल के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड इट्स टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द, जितना बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम ही रहेगा इसका टेम्परेचर। इसे हम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो, जैसे हम स्क्रॉटल सैक कहते हैं। इसकी मसल जो होती है वो काफ़ी इलास्टिक होती है नेचर, जैसे हम मसल्स को हम जो मसल्स होती हैं वो डार्टस मसल्स कहलाती हैं। टेस्टीज जो होते हैं वो स्टार्टिंग से स्क्रॉटम सैक के अंदर नहीं प्रेजेंट होती हैं। जब वो आती हैं तो इंग्यूनल कैनाल के थ्रू वो इसके अंदर आकर के फिक्स हो जाती हैं, और इधर अपनी जगह से वो इधर उधर ना हिले, इसके लिए इनको क्या करते हैं, एक फाइबर्स या मसल्स के थ्रू इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। दैट मसल इज कॉल्ड एज ग्यूबरनैक्यूलम। स्क्रॉटम सैक में कैविटी होती है, उस कैविटी को हम कहते हैं वेजाइनल कैविटी, और इसके अंदर में एक लिक्विड फिल होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोसील। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कहते हैं। ओके, टेस्टिस जो होते हैं वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर वाले स्ट्रक्चर को हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, और इनर वाले स्ट्रक्चर को हम एल्ब्यूजिना कहते हैं। इन दोनों लेयर से मिलकर के आपका टेस्टिस जो होता है वो डेवलप होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्टी। किस तरीके से आपका जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट कहाँ पे रहता है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज, अब हम जानेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर। नाउ यू विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, यू कैन सी ओवर हियर द फिगर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टेस्टिस को जैसे मैंने बताया कि टेस्टिस इज योर डबल लेयर स्ट्रक्चर। टेस्टिस क्या है? आपका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस इज द इनर लेयर, ठीक है। तो आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, और इनर लेयर ये दिस इज ट्यूनिका वेजाइनलिस एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। इसे हम क्या कहते हैं? एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इनर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो होती है वो सर्टेन सेप्टास में डिवाइड होती है, सर्टेन कंपार्टमेंट्स में जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है? आगे की तरफ में बढ़ करके सर्टेन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। दैट कंपार्टमेंट्स इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर सेप्टा। इन सेप्टा को या कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर सेप्टास कहते हैं। यू कैन ऑल सी हियर, दीज आर द वन, दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज सेकंड कंपार्टमेंट, दिस इज द थर्ड कंपार्टमेंट, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फिफ्थ। ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? ये सारे कंपार्टमेंट्स में जो इनर वाली लेयर होती है वो आपकी, जो कि जिसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहते हैं, वो आपकी क्या होती है? डिवाइड होकर के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर सेप्टा, जिसे हम टेस्टिकुलर सेप्टा कहते हैं, ठीक है ना। एक टेस्टीज में, अब हमारी बॉडी, मेल की बॉडी में टोटल आपके कितने टेस्टीज होते हैं? 2 टेस्टीज होते हैं ना, दोनों तरफ में होते हैं। स्क्रॉटम सैक में दोनों तरफ में टेस्टीज होते हैं। तो एक टेस्टीज में कितने आपके 200 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेप्टास आपके डेवलप हो रहे हैं ये कितने होते हैं? 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 तक एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, क्वाइल्ड ट्यूब जाती है, जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसे हम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं जो क्वाइल्ड होकर के जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये कितने होते हैं? एक कंपार्टमेंट में ये आपके 2 to 3 होते हैं, मैक्सिमम 3 होते हैं ये, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कंपार्टमेंट में कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। इफ अ क्वेश्चन आस्क how many seminiferous tubules are present in a testes, so you will calculate it by, हमेशा मैक्सिमम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। 300 एक टेस्टिस में कंपार्टमेंट हो गए और 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए। नाउ इट विल गिव यू 900। तो कितने होते हैं? 900। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द नीट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। सो नेवर कैलकुलेट विद द स्मॉल नंबर के साथ में कभी कैलकुलेट मत करिएगा। सो 900 टोटल आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ टेस्टिस। 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके टोटल एक टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो टेस्ट जो आपका इनर लेयर है वो सर्टेन टेस्टिकुलर सेप्टास में डिवाइड होता है, और ईच सेप्टा में आपके सेमिनिफेरस 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाउ दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टार्टिंग से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में होते हैं और आगे चल करके क्या हो जाते हैं? ये
स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, क्वाइल्ड जा रहे हैं और आगे चल करके दे विल बिकम स्ट्रेट, ये क्या हो जाते हैं आपके, स्ट्रेट हो जाते हैं। और ये सारे स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक नेटवर्क डेवलप करते हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टीज, इसे हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टीज कहते हैं। ओके, सो दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि कर्व इन स्ट्रक्चर होती हैं, आगे थोड़ा सा जाकर के क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती हैं, और स्ट्रेट होने के बाद में एक नेटवर्क डेवलप करती हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टीज, इसे हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टीज कहते हैं। सो ये क्या हो गए, आगे चल करके एक ये जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टीज। ओके, अब ये सारी के सारी ट्यूब्स क्या होती हैं, एक लॉन्ग ट्यूब में, एक ब्रॉड ट्यूब में जाकर के कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ट्यूब्स क्या है, एक ब्रॉड ट्यूब में, यू कैन सी ओवर हियर दिस ब्रॉड ट्यूब, दिस ब्रॉड ट्यूब इज कॉल्ड एज वासा इफ्रेंशिया, इसे हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक ब्रॉड ट्यूब में जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वासा इफ्रेंशिया, इसे हम क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया जो होता है ओपन होता है एपिडिडाइमिस से। वासा इफ्रेंशिया एक फनल लाइक, एक बड़े से फनल लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, इसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। ये आप देख सकते हैं, ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, इसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये एपिडिडाइमिस जो होता है वो आगे चल करके एक अगेन एक क्वाइल ट्यूब में जाकर के ओपन होता है। ये ग्रीन कलर के आप क्वाइल ट्यूब देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस या वासा डिफरेंस कहते हैं इसे। ठीक है ना, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है टेस्टीज का। टेस्टीज का स्ट्रक्चर नाउ यू कैन सी और क्लियर स्ट्रक्चर है। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजाइनलिस, इनर लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना सर्टेन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है, दैट कंपार्टमेंट्स इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर सेप्टा। एक टेस्टीज में 200 to 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड इन कंपार्टमेंट्स में आपके 2 to 3 कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके स्टार्टिंग से कॉइल्ड होते हैं, पर आगे बढ़ते बढ़ते ये स्ट्रेट हो जाते हैं। स्ट्रेट होने के बाद में एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, सारे में एक साथ मिल करके एक नेटवर्क बना लेते हैं, एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टीज। ओके, ये रेटी टेस्टीज, ये सारे ट्यूब्स जो होते हैं एक बड़ी ट्यूब में ओपन होते हैं, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज वासा इफ्रेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया जो होती है वो एक ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है वो अगेन एक कॉइल ट्यूब में ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस कहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर आपने इससे पहले देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते थे, आपने देखा था ये कर्व स्ट्रक्चर्स, दिस इज द कर्व स्ट्रक्चर्स जो आपने देखा था, दैट इज कॉल्ड दैट वाज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, दीज वेयर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि एक सेप्टा में प्रेजेंट थे, अगर हम इसको एक सेक्शन काट देते हैं तो वी विल सी इस पूरे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि अंदर की तरफ में कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। ओके, सो यू कैन सी इन द, आप पिछले वाले डायग्राम में जो मैंने टेस्टीज बताया था, इस टेस्टीज में आपको मैंने ये जो फ्लूइड था, दिस फ्लूइड अंदर की तरफ में क्या होता है, वो सब तरफ में एक फ्लूइड भरा होता है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ओके, सो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो ऐसे ही नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो, जैसे आप इसको एक सेक्शन काटेंगे तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारा ये आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ आपको दिखेंगे। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है ना, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में आपको 2 तरीके के सेल्स दिखेंगे, कुछ सेल्स आपके राउंड होंगे और कुछ सेल्स आपके कोनिकल होंगे। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर आप बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अगर आप बात करें तो ये आप राउंड स्ट्रक्चर इसको अगर कट करेंगे तो इसके चारों तरफ में आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा। कनेक्टिव टिश्यू में आपको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। अब भाई एक ट्यूब को अगर आप काटेंगे तो ये यहाँ से काटेंगे तो उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर ही आपको दिखेगा ना। सो इसके अंदर में आपको 2 तरीके के सेल दिखेंगे, कुछ राउंड सेल होंगे और कुछ कोनिकल सेल होंगे। ठीक है ना, जो राउंड सेल्स होंगे इन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। क्या कहते हैं, इन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं। और जो कोनिकल सेल्स हैं, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन्हें हम कहते हैं आपके
सर्टोली सेल्स, इसे हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जो कोनिकल सेल्स इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं। जर्म सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्पर्म्स के फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में, स्पर्म्स के। जर्माइनल सेल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में, और जो सर्टोरी सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जर्म सेल्स को में जो स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई रिपीट अगेन, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर आप एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काटते हैं तो एक सेक्शन अगर आप उसका लेते हैं तो उसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा, चारों तरफ में एक लिक्विड टिश्यू भरा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टियल कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें जो आपको इस सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे सेमिनिफेरस का सेक्शन होगा। इसके अंदर में आपको दो तरीके के सेल्स दिखेंगे, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज जर्म सेल और सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। जो सर्कुलर सेल्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज जर्म सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव या तो टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और सर्टोली सेल्स जो होंगे, कॉनिकल सेल्स जो सर्टोली सेल्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव नरिशमेंट टू स्पर्म्स। जो जर्म सेल्स स्पर्म्स फॉर्म कर रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सर्टोली सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। Now you can see in the connective tissue you can see these structures, these are the mass of cells। ये क्या होते हैं, कई सारे सेल्स को एक साथ क्लस्टर करके मास ऑफ सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम, लेडिक सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। लेडिक सेल्स का काम होता है प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ जब आपका लेडिक सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो किस लिए यूज़ होता है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन क्या करते हैं, लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। जो कि आपके इन द जो मेल में मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं जो कि मेल में मेल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है, ओके। सो दिस इज अबाउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स आपके स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, सर्टोली सेल्स आपके स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और लेडिक सेल्स जो होते हैं वो हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ओके। द नेक्स्ट इज एपिडिडाइमिस। यू हैव सीन इन द प्रीवियस फिगर अबाउट द एपिडिडाइमिस। हमने टेस्टिस से देखा था, टेस्टिस से जुड़ा हुआ एक फनल शेप का एक स्ट्रक्चर था, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। इसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक है ना। ये एपिडिडाइमिस जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाला ब्रॉड स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है हेड पार्ट या फिर कपूट एपिडिडाइमिस। इसे क्या कहते हैं, कपूट एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रॉड स्ट्रक्चर जो होता है आगे की तरफ में जो स्लेंट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज बॉडी पार्ट, जिसे हम कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं। एंड आफ्टर दैट द नैरोअर पार्ट, जो सबसे नीचे में पतला जो होता जा रहा है पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज टेल पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं, टेल पार्ट कहते हैं, और टेल पार्ट को हम काउडा एपिडिडाइमिस भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है दैट इज द हेड पार्ट विच इज कॉल्ड एज कपूट एपिडिडाइमिस, और सेंटर पार्ट इज कॉल्ड इज द बॉडी पार्ट विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एंड द लोएस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है वो टेल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं काउडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स जो होते हैं वो कुछ घंटों के लिए स्टोर किए जाते हैं, राउंड अबाउट 18 to 24 आवर्स के लिए क्या करते हैं, ये स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब स्टोर करते हैं तो इस समय स्पर्म्स क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकली मैच्योरिटी गेन करते हैं। क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकली अपने आप को तैयार करते हैं कि दे हैव टू, जिस फंक्शन के लिए उन्हें जाना है उस फंक्शन के लिए आप क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को मैच्योर बनाते हैं, मैच्योर करते हैं, ठीक है ना। सो एपिडिडाइमिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टेस्टिस से जुड़ा होता है और हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल होता है, नियर अबाउट 6 मीटर का स्ट्रक्चर होता है। कितना बड़ा होता है, 6 मीटर का ये स्ट्रक्चर होता है। एंड डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट एंड टेल पार्ट। इसके अंदर स्पर्म्स जो होते हैं वो 18 to 24 आवर्स के लिए स्टोर किए जाते हैं फॉर टू गेन देयर फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी को गेन करने में वो स्टोर किए जाते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेल का, दिस इज द फिगर। ये इसमें क्या होता है, ये फिगर आपका जो होता है इस टेस्टिस से स्टार्ट होता है। आपने टेस्टिस का फिगर देख लिया कि टेस्टिस में क्या होता है कि टेस्टिस से आपके एपिडिडाइमिस से एक
ट्यूब जाती है, दिस इज कॉल्ड एज योर टेस्टीज। ये टेस्टीज आपके स्क्रॉटम सैक के अंदर में होता है, आप देख सकते हैं दोनों साइड में सेम होता है, 2 टेस्टीज होती हैं, ये आपके दोनों साइड में दोनों टेस्टीज हैं, ये स्क्रॉटम सैक के अंदर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्क्रॉटम सैक्स, ये टेस्टीज से एक ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर 6 मीटर का एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है आगे चल करके एक पतले से ट्यूब के साथ में जुड़ जाता है, विच इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस कहते हैं। आगे जाकर के क्या हो जाता है, एक ट्यूब के साथ जुड़ जाता है जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी तक ऊपर चढ़ता है, ये जो ऊपर चढ़ के जा रहा है ये एब्डोमिनल कैविटी तक ऊपर चलेगा, फिर एक यू टर्न लेकर के नीचे वापस नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही यू टर्न लेकर के नीचे की तरफ में आता है तो आने के बाद में ये एक जगह से थोड़ा सा स्वेल्ड अप हो जाता है, ठीक है ना। दिस स्वेल्ड अप पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। स्वेल्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट हो जाता है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल। आई हैव शोन यू दिस मच लार्ज, ये बहुत लार्ज नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मुझे शो करना था, दिखाना था, इसलिए मैंने इतना बड़ा इसको बना दिया है। बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है ये, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल, इसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, भाई दोनों तरफ में प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक पेयर में प्रेजेंट होता है। दे आर वेरी स्मॉल होता है, अराउंड अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, सैक्युलर होते हैं नेचर में, मस्कुलर होते हैं, मसल्स के बने हुए होते हैं। दे सीक्रेट फ्लूइड विच कम्स टू वास डिफरेंस, फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, इसके अंदर से एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जो कि वास डिफरेंस के अंदर में आता है। ये वास डिफरेंस जहाँ से जो स्वेल्ड अप हो गया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। क्यों स्वेल्ड अप होता है, क्योंकि इसमें सेमिनल वेसिकल ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो सेमिनल वेसिकल ऐड होता है तो ये क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड होता है जो कि एक फ्लूइड का सीक्रेशन करता है। ये फ्लूइड जो होती है इसी वास डिफरेंस में आकर के ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्लूइड जो होती है वो एक सब्सटेंस कंटेन करती है, जिस सब्सटेंस का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या होता है ये, क्या सीक्रेट करता है ये, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, विच हेल्प्स टू एक्टिवेट द स्पर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है, सेमिनल वेसिकल में जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या करता है, स्पर्म्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। और स्पर्म्स के साथ में जाकर के जब ये स्पर्म्स आपके एक्टिवेट करते हैं और स्पर्म्स जब आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं तो ये उनके कॉन्ट्रैक्शन में, ये स्पर्म्स जो होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आपके सिकुड़ते हैं और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। उनको क्या करता है, ऊपर की तरफ में, क्योंकि उनको जाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या करता है कि ऊपर की तरफ में जाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। तो सेमिनल वेसिकल जो होता है वो वास डिफरेंस से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पे जुड़ता है वो पार्ट स्वेल्ड अप हो जाता है पार्ट, और स्वेल्ड अप पार्ट को हम एम्प्यूला कहते हैं। और सेमिनल वेसिकल के अंदर एक फ्लूइड डेवलप होता है विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, विच हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है ना। द नेक्स्ट आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब क्या है, एम्प्यूला के बाद में जो वास डिफरेंस आप देख रहे हैं, एम्प्यूला के बाद में ये जो छोटी सी ट्यूब देख रहे हैं, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। अब हम इसे क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे, ठीक है ना। क्यों इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सेमिनल वेसिकल जो है अपना जो फ्लूइड है वो इजेक्ट कर रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है अब इस डक्ट में, ठीक है ना। तो अब वास डिफरेंस जो है एम्प्यूला के बाद में जितना वास डिफरेंस बचता है, दैट विल बी कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या करता है, इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि ये स्पर्म्स को क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है। यहाँ से स्पर्म्स आपके चल रहे हैं, टेस्टिस से आपके स्पर्म्स चल रहे हैं, यहाँ वास डिफरेंस से होते हुए एम्प्यूला तक पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर जो आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस पाइप को हम क्या कहेंगे, अब इस ट्यूब को क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो अब आगे जा करके इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, बाहर निकलेंगे उस वास डिफरेंस से, ठीक है। सो दो एम्प्यूला के बाद वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट इजैकुलेटरी डक्ट जो होगा वो आपका कहाँ पे जाकर के इजेक्ट होगा, आपके एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इजेक्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटिकल डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, यूरिनोजेनिटिकल डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो ग्रीन कलर की आप ये ट्यूब देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटिकल डक्ट।
इस ये कहाँ से निकलता है यूरिनोजेनेटिकल डक्ट्स? आपके यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है। सो हियर इज अ यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपके यूरिनोजेनेटिकल डक्ट होती है, ठीक है ना। इसे हम यूरिनोजेनेटिकल डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है, प्लस आपके इजैकुलेटरी डक्ट से, यानी वास डिफरेंस जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में चेंज हुआ था, वहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं। स्पर्म्स यानी आपके गैमेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो गैमेट्स और यहाँ से यूरिन दोनों आ रहा है, इसलिए आप हम इसे कहते हैं यूरिनोजेनेटिकल डक्ट कहते हैं, ठीक है। यूरिनोजेनेटिकल डक्ट के नीचे में एक राउंड बड़ा सा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि डोनट शेप का होता है। ये डोनट शेप का एक ग्लैंड एक और प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। आप ये देख सकते हैं गोल सा, ठीक है ना। आई लेट मी फर्स्ट क्लियर एवरीथिंग। हाँ, नाउ यू कैन सी वो यह एक गोल सा आप ये ग्लैंड देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, दे आर द डोनट शेप ग्लैंड एंड ओपन सी क्या करते हैं, ये ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते, ओपन होते हैं, आगे से क्लोज होते हैं, पीछे की तरफ में ये ओपन होते हैं एंड पोर देयर सीक्रेशन इन यूरेथ्रा। ये क्या करते हैं? अपना सीक्रेशन जो होता है वो यूरेथ्रा में पोर आउट करते हैं। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड एज योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जो एक पाइप निकलती है इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है ना। आगे चल करके यूरेथ्रा आफ्टर ये, जैसे ही ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अपना सीक्रेशन कहाँ करेगा? इस यूरेथ्रा में करेगा। यूरेथ्रा जो होती है आगे चल करके यूरिनोजेनेटिकल डक्ट में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ से यूरिन आ रहा है और यहाँ से आपका क्या हो रहा है? आपके गैमेट्स आ रहे हैं, तो आगे चल करके यूरेथ्रा जो होता है वो चेंज हो जाता है यूरिनोजेनेटिकल डक्ट में। सो आप ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ में कि यहाँ पे एक छोटा सा, ये आप देख सकते हैं छोटी सी लाइन है, दिस लाइन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। तो इस यूरेथ्रा में क्या होता है? आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं यूरेथ्रा में अपनी जो भी सीक्रेशन होती है इस ग्लैंड की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो अपना सीक्रेशन कहाँ करते हैं? यूरेथ्रा में करते हैं, ओके। सो दे सीक्रेट हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी दे सीक्रेट्स बाइकार्बोनेट आयंस, लिपिड्स, सिट्रिक एसिड। तीन चीज सीक्रेट करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट करते हैं, लिपिड सीक्रेट करते हैं और सिट्रिक एसिड सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। व्हाई दे सीक्रेट? सो दे प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रॉपर मीडियम फॉर स्पर्म्स टू सर्वाइव। ये क्या करते हैं? स्पर्म्स को सर्वाइव करने के लिए नरिशमेंट और प्रॉपर मीडियम्स करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज अ यूरेथ्रा। यूरिन यहाँ से आ रहा है। यूरिन नेचर में बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका पीएच लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब यहाँ से गैमेट्स आ रहे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही यूरिन के टच में आएंगे तो गैमेट्स आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही गैमेट्स उनके टच में आएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? पहले ही अपना सीक्रेशन यूरेथ्रा को दे देता है और यूरेथ्रा से होते हुए वो सीक्रेशन बाइकार्बोनेट्स कहाँ से आते हैं? यूरिनो आपके स्पर्म्स के पास में, जैसे स्पर्म यहाँ पे आता है तो इनके ऊपर पहले से ही वो बाइकार्बोनेट आयंस आ जाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं यूरिन के हार्मफुल इफेक्ट से स्पर्म को, ठीक है ना। क्या करते हैं? यूरिन के हार्मफुल इफेक्ट से स्पर्म को बचाते हैं, ओके। सो दिस वॉज अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे चलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यूरिनोजेनेटिकल डक्ट में दोनों तरफ में आपका दो छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। ये थोड़े से श्रिंक होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड। ये भी आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसिकल आपका पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है और काउपर्स ग्लैंड भी आपके क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? दे सीक्रेट म्यूकस। ये क्या करते हैं? म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म्स। ये क्या करते हैं? स्पर्म्स को लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेशन का काम करता है उनको किसी भी बिना किसी रुकावट के बिल्कुल स्मूथली वर्क करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे अपनी गाड़ियों में लुब्रिकेंट्स डालते हैं ना पेट्रोल के बाद में, तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? गाड़ी को स्मूथ करता है, ठीक है, इंजन को स्मूथ करता है। वैसे ही स्पर्म्स को स्मूथनेस और एक्टिवनेस प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं? काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेंट्स का सीक्रेशन करते हैं एंड दैट लुब्रिकेंट इज कॉल्ड एज म्यूकस, ठीक है। सो दिस इज दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। आगे जब हम जाएंगे, ये दिस यूरिनोजेनेटिकल डक्ट नीचे आकर के एक ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनेटिकल ओपनिंग। एंड इसके ऊपर में आपके जो यूरिनोजेनेटिकल डक्ट है इसके ऊपर में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, एक मस्कुलर की लेयर होती है, मसल की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेनिस, जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं, ठीक है। अब
आपके इसके अंदर में स्पर्म के साथ में जब इतनी सारी चीज़ें, भाई सेमिनल वेसिकल का प्रोस्टाग्लैंडिनस मिल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन मिल रहा है, काउपर्स ग्लैंड का भी हार्मोन्स उसमें मिल जाता है स्पर्म्स के साथ में। तो स्पर्म्स के साथ में जब इतनी चीज़ों के हार्मोन्स, इतनी ग्लैंड्स के हार्मोन्स जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका क्या क्या हो गया, स्पर्म हो गया, फिर सेमिनल वेसिकल का प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का आपका बाइकार्बोनेट आयंस, ये सब चीज़ें हो गई, बाइकार्बोनेट आयंस हो गई, प्लस फिर कॉपर्स ग्लैंड का आपका म्यूकस हो गया। तो ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। तो ये स्पर्म के साथ में जब ये सारे के सारे ग्लैंड्स के सीक्रीशन मिल जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को, उस मिक्स वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सीमन कहते हैं, ठीक है ना। सो ये सीमन क्या होता है आपका, ये सीमन यूरिनोजेनेटिकल डक्ट ओपनिंग से बाहर निकल करके फीमेल की बॉडी में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, एंड इस सीमन में आपके स्पर्म्स भी जो होते हैं वो साथ में फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, so this is all about male reproductive organ. I hope this is all clear to you. So this was the last slide of the video. In the next video we will discuss about the female reproductive organ. Okay, till now, thank you, God bless you.